so I'm wearing all black. टाइम में आज एक ऐसा प्रोडक्ट जो शायद दो सवालों के जवाब के तौर पर देखा जा सकता है। इंडियन कार मार्केट में होंडा का भविष्य कैसा होगा, इंडियन कार मार्केट में हाइब्रिड कारों का भविष्य कैसा होगा, इसका जवाब देने के लिए आ गई है होंडा सिटी हाइब्रिड। आज हमारे साथ Come on and get some. Yeah, come on and get some. Come on and get some. आखिर इसका हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम कैसे करते हैं। और आई नो बहुत सारे सवाल आपके जहन में, जिनमें से बहुत सारे आपने हमें भेजे भी हैं, तो उन सब का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इसमें जो लगा हुआ एडास सिस्टम है वो कितना कारगर है, कितना यूजफुल है। तो इन सभी जवाबों के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि बीच में मैं आप सबसे गुजारिश करने वाला हूं कि आप YouTube के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सोशल मीडिया पर हमारे सारे हैंडल्स को फॉलो भी जरूर कीजिए। शुरू करते हैं स्टोरी। Come on and get some. तो हर स्टोरी की शुरुआत तो लुक्स, फीचर्स वगैरह के साथ करते हैं। ये तो जानी पहचानी कार है, हालांकि चेंजेस हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी मुद्दे के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इसका इलेक्ट्रिक मोटर, पेट्रोल मोटर दोनों मिल के कैसा काम करते हैं, गाड़ी को मजेदार बनाते हैं कि नहीं। लेट्स सी। Everybody go crazy. Get on up now. Show 'em how to shut it down. We gonna blow it out. Everybody go crazy. ओके दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू के बारे में होंडा सिटी हाइब्रिड के, जो इसकी पहचान है, जो इसकी यूएसपी है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है इसका पूरा हाइब्रिड सेटअप। इसमें लगा है एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर। पेट्रोल इंजन की क्षमता 1.5 लीटर की है, ताकत लगभग 97 bhp के आसपास, 127 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ताकतवर, ये आपको उन आंकड़ों में लगे। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर है उससे ताकत निकलती है लगभग 107 bhp के आसपास की, और 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है वो। और ये सब मिला के आप अगर देखें तो हो सकता है कि कॉम्बिनेशन में आपको लगे कि शायद 107 97 200 bhp से ऊपर की होगी, तो ऐसा नहीं है। टॉप जो इसकी या पीक पावर जो इसमें निकलता है वो 125 हॉर्स पावर के आसपास, 124 bhp के आसपास की ताकत निकलती आपको मिलेगी इसमें से। बहुत ही अलग अलग तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ जो इस कार का कंप्यूटर है, दिमाग है, उसमें एल्गोरिदम जो है वो इसे सेट करता है कि कौन सा इंजन कब काम करे, और इसी की बदौलत न सिर्फ 125 हॉर्स पावर के आसपास की ताकत मिलती है, ये कार खुद ब खुद जो बैटरी है उसे चार्ज करती है, और फ्यूल एफिशिएंसी भी 26.5 kmpl यानी 26.5 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी निकालती है, जो कि सेगमेंट में तो बेस्ट है ही, इंडियन मार्केट में भी सबसे किफ़ायती कारों में से अब ये एक हो गई है। टेस्टेड माइलेज यहाँ। अब आप पूछेंगे कि केवल इलेक्ट्रिक मोड में कितना चलेगी, वो कंपनी नहीं बताएगी, क्योंकि ये, जैसा कि कंपनी का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक कार नहीं है, ये हाइब्रिड कार है। अब यहाँ पे इस पूरे सेटअप को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक यहाँ डिस्प्ले है, एनर्जी फ्लो का डिस्प्ले, जिसमें बिल्कुल साफ साफ आपको दिखेगा कि दरअसल कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। जैसे अभी मैंने एक्सीलरेटर बिल्कुल छोड़ दिया है, गाड़ी स्लो हो रही है, और यहाँ बैटरी जो है वो रिचार्ज हो रही है, यानी ताकत जो पहियों से या डिसलरेट जो हो रहा है उससे बैटरी रिचार्ज हो रही है। अब मैंने हल्का सा एक्सीलरेट करना शुरू किया है, अब बैटरी से पावर जा रही है पहियों की तरफ। मैंने और थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, फिर पेट्रोल इंजन काम में आ गया, वो इंगेज हो गया, उससे ताकत पहियों में भी जा रही है और बैटरी रिचार्ज करने में भी जा रही है। और ये जो है वो इतना फास्ट होता है जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि दरअसल किस तरह के कॉम्बिनेशन में, किस तरह के दोस्ती में ये इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन काम कर रहा है। और ये मुझे, जैसे मैंने कहा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही इंट्रीगिंग है। आप जब देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम इसमें दिया गया है। नतीजा ये है कि बहुत ही स्मूथ और कंसिस्टेंट ड्राइव मुझे मिल रहा है। कभी भी मैं ये महसूस नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पर हूँ या पेट्रोल पे हूँ। और इसके अलावा
जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मैं रियल टाइम भी देख रहा हूँ। 19-20 जब मैं इसको ज़ोर से चला रहा हूँ तो भी 19-20 की फ्यूल एफिशिएंसी मुझे रियल टाइम दिखा रही थी। कहने का मतलब ये कि ये कोई गिमिक नहीं, इट वर्क्स एंड इट वर्क्स वेल। Now you gotta chase me at the speed of sound. और अब बात करते हैं इसकी डायनामिक्स और हैंडलिंग की। और वहाँ सिटी में जिस तरह के सस्पेंशन सेटअप की मुझे याद है जो लास्ट टाइम मैंने चलाया था, उससे थोड़ी सी स्टिफ, आपको ज़्यादा रिजिड की तरफ ट्यून होती हुई ये नज़र आती है। इसका वज़न भी थोड़ा सा ज़्यादा है। हैंडलिंग के मामले में तेज़ रफ्तार में भी पकड़ के साथ अच्छी सीधी जाती है। मोड़ पे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। बहुत ही स्पोर्ट्स कार की तरह बिहेव करे, ऑब्वियसली नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सिलरेटिंग लगे वो भी नहीं है, लेकिन जिस सेगमेंट की है उस हिसाब से चुस्त है, कॉन्फिडेंट ड्राइव आपको देती है। I'm the fire, I'm the greatest. No one can handle the heat. Holy water. चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं ड्राइविंग से। आपको एडास के बारे में, इसके जो सेंसिंग, होंडा सेंसिंग जो फीचर्स हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। जो चेंजेस की हम बात कर रहे थे वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर हनीकॉम्ब डिज़ाइन में फ्रंट ग्रिल एक नया एलिमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जो चौड़े क्रोम का इस्तेमाल है वो तो सिटी में आपने देखा ही हुआ है। हेडलैम्प टेल लैम्प में कुछ तब्दीली की बात की है, हालांकि लुक जो है वो थोड़ा सिमिलर आपको नज़र आएगा। एक जो चीज़ बदली है यहाँ, ख़ास तौर पर ये फॉग लैम्प का जो गार्निश है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। एक और एलिमेंट जो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट भी है वो है ये ब्लू टिंज। आपको जो हेलो टाइप की लाइट आपको होंडा की बैजिंग के साथ मिलेगी। आमतौर पर जो इको फ्रेंडली या नेचर इंस्पायर्ड जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम ब्लू कलर का इस्तेमाल देखते हैं। आपने बार बार सुना होगा वर्ड, और वही ब्लू आपको इस हाइब्रिड के वर्जन में भी देखने को मिल रहा है। साथ में किनारे तो आपको कहीं पर बैजिंग नहीं मिल रही है, लेकिन असली जो चेंज है वो तो यहाँ है, पिछले हिस्से में। यहाँ पर बैजिंग मिल रही है EHEV। ई दरअसल जो इलेक्ट्रिक कार्स है होंडा की जो रेंज है उसे कंपनी पुकारती है HEV, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और अगेन होंडा ब्लू के टिंज के साथ होंडा की बैजिंग और टेल लैम्प में भी तब्दीली। एक और एलिमेंट जो यहाँ पर शायद आप पहचान गए होंगे, ये जो बूट के ऊपर आप एक छोटा सा स्पॉइलर देख रहे हैं वो आपको नया इसमें मिलेगा, जो दूर से ही आप समझ पाएंगे कि ये अलग सिटी है। और साथ में आपको ये कार्बन फाइबर फिनिश के साथ डिफ्यूज़र भी मिलेगा। तो बाहरी बदलाव तो काफ़ी मिनिमल से हैं। अंदर एक बदलाव जो है जिसके बारे में आपको बता दें, लगभग 200 लीटर की जगह अब कम हो गई है, क्योंकि इसमें बैटरी भी फिट किया गया है और साथ में जो स्पेयर टायर है वो भी है। तो यहाँ पर लगभग 306 लीटर की जगह आपको इसके लगेज स्पेस में देखने को मिलेगी। और जो हम शॉर्ट्स भी दिखाते हैं, जगह कम नहीं है। अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, ठीक ठाक जगह आपको नज़र आएगी। 2 बड़े सूटकेस, 2 हैंडबैग और नीचे भी थोड़ी सी जगह, इस तरह की जगह आप सोच सकते हैं कि इसमें आप निकाल सकते हैं। तो अब अंदर का नज़ारा लेते हैं। पहले सेकेंड रो में बैठता हूँ। तो सिटी की वो जगह है जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव हमेशा से लगती है, मेरी हाइट के साथ भी। मैंने इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, ड्राइवर सीट को, और पीछे बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नी रूम, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, फुट मूवमेंट के लिए भी जगह है। तो स्पेस आपको सेकंड रो में काफ़ी मिलता है। 3 लोगों के लिए मामला एडजस्ट वाला होगा, लेकिन 2 के लिए तो बहुत ही आरामदेह ये जगह लगती है। वैसे तीसरे पैसेंजर के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, यहाँ पर फ्लोर ऑलमोस्ट आपको समतल मिलेगा। हाँ, बैकरेस्ट उतना कंफर्टेबल शायद ना मिले, क्योंकि इसके नीचे आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगी, 2 AC वैन, 2 पावर पॉइंट आपको यहाँ मिल रहे हैं 12 वोल्ट वाले, लेकिन यहाँ पे USB का पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं बैठ गया हूँ सिटी हाइब्रिड के फ्रंट रो में, और यहाँ पर थोड़ी गर्मी बढ़ गई है बैंगलोर में। तो मैं करता हूँ इसे स्टार्ट। सॉरी, चाबी मैंने किनारे रखा हुआ था। ब्रेक दबा के मैंने पावर बटन ऑन किया और गाड़ी हो गई है स्टार्ट। AC जो है वो चालू हो गया, लेकिन इंजन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि फ़िलहाल ये EV मोड में नज़र आ रहा है। अब मैं बता दूं क्या क्या यहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए, अब जाकर इंजन स्टार्ट हुआ है। जो स्टीयरिंग व्हील है, सॉलिड लेदर फील, बहुत ही प्रीमियम अच्छी सॉलिड मुझे फील लग रही है। ओवरऑल जो फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लीन सा है, और आपको स्पोर्टी टाइप की फील होगी। यहाँ पर इंफरटेनमेंट
के कुछ एक फंक्शंस और साथ में आप के जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो डिस्प्ले आ रहा है उसको कंट्रोल यहाँ से इन बटन से आप कर सकते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल रिसीव या एंड यहाँ से कर सकते हैं। वहीं राइट साइड में आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल का बटन है। 2 और बटन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक जो है वो लेन कीप असिस्ट का है, एक जो है वो आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस का है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी मैं आगे बताता हूँ एडास में क्या क्या फंक्शन है। वैसे आपको बताऊँ कि असली खेल जो हो रहा है वो इस कैमरे की वजह से हो रहा है। यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर के सामने जो कैमरा है वो ही असली इसकी जो आंखें हैं और जो सेंसर है वो बना हुआ है। इसके बाद आप देखते हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको यहाँ 2 पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जब गियर शिफ्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो डिसलरेट आप करते हैं तो बैटरी रिचार्ज होती है, तो वो लेवल 1, 2, 3 आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ज़्यादा और कम चार्जिंग कर सकते हैं। डिसलेट या ब्रेकिंग जो है आपको थोड़ी ज़्यादा असिस्टेड मिलेगी, क्योंकि वो ब्रेक जो है बैटरी भी रिचार्ज कर रहा है। वहीं आप के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग जो डिस्प्ले होगा ऑब्वियसली पावर फ्लो का होगा, जैसा कि अभी हमने दिखाया आपको ड्राइव करते वक्त। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ढेर सारा मिलेगा। हो सकता है कि आप थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाएं, लेकिन 2-3 दिन में मुझे लगता है कि आदत हो जाएगी, क्योंकि आप अपने काम के जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इट्स प्रीटी ईजी टू यूज़। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ जो थोड़ी सी ज़्यादा आपको लगेगी वो है एडास के जो बहुत सारे वार्निंग साइंस आपको मिल रहे हैं। कुछ एक को आराम से आप ऑफ कर सकते हैं, कुछ एक को नहीं, तो वहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड थोड़ा सा नज़र आएगा। लेकिन आई गेस सेफ्टी और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में अगर मुझे चुनना होगा, आई गेस ओवरलोड को ही चुनूंगा। अब यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, स्क्रीन बहुत ज़्यादा मैं वाओ टाइप का तो नहीं कहूँगा। जो डिस्प्ले है, डिज़ाइन है, इट डज़ द जॉब। इट इज़ शार्प और विजिबल भी है। अभी धूप भी काफ़ी तेज़ है, बावजूद उसके दिख रही है साफ साफ। रिस्पॉन्स भी ओके मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोरलेस जिस तरह के फीचर्स आप यूज़ करते हैं वो आपको इसमें मिल रहा है। हालांकि जिस सेगमेंट में आ रही है, अगर वायरलेस चार्जिंग भी इसमें होता और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले होता तो शायद और बेहतर होता। सनरूफ भी ठीक ठाक साइज़ का मिल जा रहा है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर फीचर्स के मामले में कुछ एक फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, कुछ एक में बेहतरी गुंजाइश लगी। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि उसमें बेहतरी गुंजाइश वो है कि इंटरेस्टिंगली सेकंड रो में मुझे काफ़ी जगह महसूस होती है। फर्स्ट रो में भी जगह तो है, कंफर्टेबल है। आप स्टीयरिंग को आगे पीछे ऊपर नीचे आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे हैं, जैसे कि मैं 6.25 फीट का हूँ, वहाँ पर हेडरूम की मुझे रेगुलर सिटी में भी शिकायत थी। इसमें भी आई थिंक सनरूफ की वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मुझे मिल गई है, लेकिन हेडरूम बहुत टॉल अगर है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके लिए मुझे यहाँ पर बैक को थोड़ा ज़्यादा रिक्लाइन करना पड़ता है। चलिए, स्पेस और फीचर्स की बात हो गई, अब एडास के ऊपर वापस चलते हैं। लेट्स गो। Don't look down, just keep moving forward. So guys, बैंगलोर के बाहर हम हाईवे के ऊपर मौजूद हैं और वहाँ एक ऐसे एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सिटी हाइब्रिड को लेकर है। अब सिटी हाइब्रिड में ऑब्वियसली हाइब्रिड सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, लेकिन एक और बड़ा न्यूज़ पॉइंट है और वो है एडास। Take the ending that you want. जो हम ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम देखते हैं वो इसमें किस किस पहलू के ऊपर, किस किस एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, वो हम आपको बताते हैं। मोर और लेस अगर मोटे तौर पर बात करें, 5 आपको इसमें फीचर मिल रहे हैं जो आप देखते हैं एडास में। हाल फिलहाल में कुछ कार्स में आपने देखी है, एक इंडियन कार में भी आपने देखी है। यहाँ जब से हाइब्रिड के आने की बात हो रही थी, साथ में चर्चा होने लगी एडास की भी। तो एक जो फीचर है वो तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है। उसका मतलब ये है कि जब आप एक क्रूज कंट्रोल, आपको पता है, आप एक स्पीड पर सेट कर देते हैं और कार उसी स्पीड पर जाती रहती है और जब तक कि आप ब्रेक इंगेज नहीं करते हैं वो स्पीड चेंज नहीं होती है। लेकिन अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या काम करता है, वो आने वाली ट्रैफिक या सामने जो गाड़ी है उसके हिसाब से स्पीड को कम भी करता है एंड देन इट रिमेंबर्स कि आपने किस स्पीड के ऊपर जो क्रूज कंट्रोल सेट किया था और वो धीरे धीरे उसी स्पीड पर वापस भी जाता है। एक जो फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी कार्स में वो मैंडेटरी हो जाना चाहिए, वो है ऑटो हाई बीम, जो रोड कंडीशन के हिसाब से और सामने आने वाली ट्रैफिक के हिसाब से
जो लाइट हेडलाइट्स है उसको लो या हाई बीम में करता है। और अगर ये सभी गाड़ी में हो जाए आई गेस नाइट ड्राइविंग बहुत ही सेफ हो जाएगी लोगों के लिए। वहीं एडैस का एक और फंक्शन जो आपने हमारे पुराने रिव्यूज़ या ड्राइव्स में भी देखा होगा, उसके दो पहलू इसमें इस्तेमाल हुए हैं। एक तो लेन की असिस्ट है और एक रोड डिपार्चर मिटिगेशन। और उसमें काम बेसिकली ये है कि आपकी कार लेन्स के बीच में रहे, जो लेन की मार्किंग होती है वाइट वाली उसके बीच में वो रहे। उसमें न सिर्फ ये आपकी मदद करता है, पहले आपको वार्निंग देगा और जब आप उसके आगे जाएंगे और नज़दीक जाएंगे लेन मार्किंग के, तो फिजिकली आप एक फीडबैक स्टीयरिंग में महसूस करेंगे जो आपको वापस लेन के बीच में रख रहा है। उसी का एक ब्रॉडर वर्जन हम देख सकते हैं जो कि रोड से बाहर जब आप जा रहे हैं तो फिर आपको वापस ये रोड के ऊपर रखने में मदद करता है। मोर और लेस हाईवे के ऊपर जो लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग ड्राइव है आपका, वहाँ पर फटीग या कई बार बोरियत या कई बार फोकस जब नहीं रहता है, ड्राइविंग कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वहाँ पर आपकी काफ़ी मदद करने वाला ये फीचर मुझे नज़र आता है और मैंने इसे टेस्ट भी किया है। इसका जो कंसिस्टेंसी है इसकी वो आपको काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगी और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका भरोसा होगा। वैसे आपको बताएं कि ये जो फीचर है वो 72 kmph के ऊपर ही काम आएगी। तो ऑब्वियसली शहरी ट्रैफिक में अगर आप सोचें कि हाँ ये आप स्टीयरिंग छोड़ दें और आपको ये ऑटोनमस कार की तरह ड्राइव कराए, वो मामला नहीं होगा। वैसे एक और चीज़ आपको बताऊं, सेफ्टी के लिए ये किया गया है कि अगर आपने जैसे ये आपने अगर बीप सुना तो वो इस वजह से क्योंकि मैंने लेन जो है बिना इंडिकेटर दिए हुए चेंज कर लिया, ये आवाज़ उसी की थी। सेफ्टी के लिए एक और जो फीचर मैं कह रहा था वो ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील, जैसे मैं अभी इस स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया है, केवल टेस्ट के लिए कर रहा हूँ, आप मत कीजिएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये लेन के बीच में कार को रख रहा है, लेकिन जब मैं इसके ज़्यादा देर तक स्टीयरिंग पर से हाथ हटाऊंगा तो ये उस मैकेनिज्म को ऑफ कर देगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हो। वहीं एक और फीचर जो स्पीड सेंसिटिव ऐसा नहीं है, वो आप स्टार्ट करेंगे और वो जो फीचर है वो हमेशा ऑन रहेगा। वो है कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर आप सामने वाली कार को अगर आपने या सामने वाली गाड़ी या पेडेस्ट्रियन या साइकिल को आपने नोटिस नहीं किया तो कार जो है अपनी तरफ से ब्रेकिंग आपको मुहैया कराएगी। और ये एडास का जो सारा खेल है, सारा काम है, वो डिपेंड करता है किस पर, इस फ्रंट कैमरे के ऊपर। तो ये थी कहानी सिटी हाइब्रिड एडास की। As we step into the great unknown. और अब बारी है हमारे वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और वहाँ कहने में कोई मुझे मुश्किल नहीं है, कोई डिलेमा नहीं है, कीमत के ऊपर ही बिंदु विश्राम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो एफिशिएंसी के फिगर्स हैं सिटी हाइब्रिड के वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। जो छोटी छोटी सस्ती लेकिन बहुत ही किफ़ायती गाड़ियां हैं उसके बराबर की इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ऑलमोस्ट पहुंच गई, अपने सेगमेंट में तो बेस्ट है ही। इसके अलावा जगह है, काम के लगभग सारे फीचर्स हैं, सेफ्टी के सारे फीचर्स हैं। एडीएस की अगर हम बात करें तो इन सब के साथ पैकेज बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा एक और सच्चाई वो है कि होंडा हिंदुस्तान में फ़िलहाल स्ट्रगल कर रही है और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। वहाँ अगर कंपनी को अपने भविष्य को और मजबूत करना है, ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है, बशर्ते कीमत इसकी सही रखी जाए। आप क्या सोचते हैं? हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मेरी राय से आप सहमत हैं या नहीं, वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। स्टोरी को लेकर, गाड़ी को लेकर कमेंट कीजिए, भेजिए अपने संदेश और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली।